लाहौर वो हमारी जमीन है भैया। हमारा एक्टर जाके वहां नल उखाड़ आया था। Why you went to पाकिस्तान? मैंने कहा जी जमीन खरीदने गए थे। जमीन? वहां क्यों जमीन खरीदोगे? मैंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारी जमीन है। ने कहा क्या बात है भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा बदतमीजी, मैंने इसे कहा पाकिस्तान हमारा है, मना कर रहा है। मैंने कहा एक दो गाली और दे दो। मैंने कहा मैं आपको कहानी सुना रहा था पाकिस्तान के जन्म की, और कहानी यह थी कि जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ हिंदुस्तान में, राष्ट्रीय आंदोलन, तो अंग्रेजों को इस राष्ट्रीय आंदोलन को कंट्रोल करना था, नियंत्रित करना था। तो इसको नियंत्रित करने का जो सबसे अच्छा अस्त्र उनके पास था वो था कम्युनलिज्म। इसलिए 1857 के बाद आप हिंदुस्तान में दो धारा देखोगे, एक राष्ट्रवाद की धारा, नेशनल मूवमेंट की धारा, और दूसरी कम्युनलिज्म की धारा। साथ साथ पैरेलल चलेगी सर। 1905 एविडेंस लीजिए, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग। You, Congress, you are not the representative of entire India. You are not the representative of all Indians. Muslims, they have their own party. In 1920, non-cooperation movement. 1920, '20s, 24, 23, 24, 1922 to 30, golden era of communalism, series of events, Shuddhi movement, Tabligh, Tanzeem. 1930, civil disobedience. 1930, Allama Iqbal, Allahabad session, demands autonomy for Muslim dominated states. Parallel sir, parallel. It was a very good weapon in the hand of English. Later on it became a very good tool in the hand of Indian leaders. सबने यूज किया है सर, सबने। आज की दिन इस देश का कोई भी नेता यह नहीं कह सकता कि मैंने कम्युनलिज्म को यूज नहीं किया, मैंने कास्टिसिज्म को यूज नहीं किया, मैंने रीजनलिज्म को यूज नहीं किया। सबने। और जिसने नहीं किया वो पर्दे पर कहीं है ही नहीं। सबने। सारी पार्टियों ने। किसी एक पार्टी को दोष देने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर विचारधारा के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। सबने। खैर, बात हमारी चल रही थी इजराइल और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कहानी मैंने आपसे बताया 1875 में शुरू हुई एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ। फिर यह कहानी आगे बढ़ी 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी। फिर यह कहानी और आगे बढ़ी जब 1909 का एक्ट आया और उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको मिंटो ने
ड्रैगन्स टीथ कहा है, ड्रैगन्स टीथ। क्या कैलकुलेट करके चाल देखी उन्होंने। पृथक निर्वाचक मंडल, इस पृथक निर्वाचक मंडल का जो सरकार का उद्देश्य था, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट। सरकार ने कहा कि इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। क्यों? आरएसएस की वजह से? नहीं, आरएसएस यहां कहां है? बीजेपी? नहीं, बीजेपी भी नहीं है। अरे तो फिर क्यों पिछड़ा हुआ है? नहीं, पिछड़ा हुआ है बस। अरे भैया, तो कोई तो वजह होगी, पिछड़ा रहा होगा। नहीं, पिछड़ा हुआ है। हम बस कह रहे हैं पिछड़ा है तो पिछड़ा है बस। अच्छा ठीक, चलो पिछड़ा है। फिर तो हम उसको पृथक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं। किस लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। किस लिए? उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। अच्छा, तुम उसको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हो जी? ओहो, तो इसको रिजर्वेशन दे दो। बात तो वही है ना। कि भैया को खांसी आ रही है, रम पिलाना पड़ेगा, तो रम 10 दिन पिला दोगे, नशेड़ी हो जाएगा। काढ़ा पिला दो, अदरक का रस मिला के पिला दो, वो भी गर्म होता है। पाए का जूस दे दो, वो भी गर्म है। नहीं, वो रम ही चलेगा इसके लिए। रिजर्वेशन और पृथक निर्वाचक मंडल, रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट। अब रिजर्वेशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन। अब गोंडा एक जगह है, अब गोंडा अगर मुसलमानों की रिजर्व सीट घोषित होती है, मुसलमानों की, तो प्रतिनिधि जो होंगे, कैंडिडेट, वो सिर्फ मुसलमान होंगे, ओनली मुस्लिम्स। पर इनको वोट सभी करेंगे। कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, पर इनको वोट सभी देंगे रिजर्वेशन में। तो अगर फरहान भाई, हमारे सीनियर हैं गोंडा के फरहान भाई, फरहान अहमद हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो आशा करता हूं कि वो कभी ना कभी गोंडा से सांसद बनेंगे। तो अगर फरहान भाई हमारे गोंडा से इलेक्शन लड़ते हैं और फरहान भाई गोंडा के एमपी बनते हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो वो सबको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबकी बात करेंगे। लेकिन अगर गोंडा को सेपरेट इलेक्टोरेट सीट डिक्लेयर की जाती है, तो कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, वोटेड बाय ओनली मुस्लिम्स। अब यहां अगर फरहान भाई एमपी बनते हैं, तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे। और वो जब सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, तो इससे अलगाववाद पैदा होगा, सेपरेटिज्म। यही वो चाहते थे, यही वो चाहते थे। और इस देश के लोगों को एक आदत है अपीज करने की, बहुत बड़ी संख्या में आदत है अपीज करने की। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है, गलत है। और मुसलमानों को बर्बाद होने की इस देश में सबसे बड़ी वजह, जिसको सुनकर वो बहुत तिलमिला जाते हैं, और तुम तो आरएसएस के आदमी हो।
पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। कब से? 1916 से। काम करो उनके लिए, अपीजमेंट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा, टूटने दो। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की किस्मत बदल दी। एक, क्यों? क्या मांगा उसने गवर्नमेंट से? शिक्षा। उन्होंने कहा मेरे लोगों को शिक्षा दे दो बस। हम एमपी बने ना बने, हम मिनिस्टर बने ना बने, हमारे लोगों को आप पूरा समझौता पढ़िए। पूरा आप गांधी और अंबेडकर का पूरा समझौता पढ़िए, उसमें मांगे देखिए अंबेडकर साहब की गांधी जी से। शिक्षा, अ पार्ट ऑफ बजट विल बी एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ दलित्स। एक लीडर, एक अभी हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान के रविश कुमार, बिजली गिर गई उनके ऊपर, सिस्टम के खिलाफ बोल दिया। ये अब 1909 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो 1924 तक पहुंचते पहुंचते कितने साल? 13 साल। 13 साल में हिंदू और मुसलमान के बीच एक अलगाववादी भावना पनपने लगी। और उसका सबसे बड़ा एविडेंस था रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जिसने इस टर्म को कॉइन किया, पाकिस्तान अ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स। और जब इसने कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि बच्चा है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, पर सही सोच रहा था। सर, एकदम सही सोच रहा था। जब इसने इस टर्म को कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई कि बच्चा है यार, अभी छोटा सा ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसा ही बोल दिया होगा, पर सही सोच रहा था। (1919) का एक्ट आया, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। 2022 में यूपी का इलेक्शन आ रहा है, सब एक्टिव हो गए हैं, सब। परशुराम गैंग, अंबेडकर गैंग। एक हमारे मित्र आज उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मुसलमान है, जय भीम जय मीम। अरे मैंने कहा चाचा तुम तो अल्लाह के सिवा किसी का जयकारा नहीं लगाते। मुझे लगा यार ये तो गलत बोल दिया मैंने कहा तुम तो कह रहे थे ना कि वी विल प्रेज ओनली अल्लाह। तुम्हें ना कहा था ना वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं सर, रिलीजियस मैटर मत गाओ। ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। सर आप नारा किसी की भी लगाओ, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो सर, आप किसी का भी नारा लगाओ, आपको नारा लगाने से कोई नहीं रोक सकता, पर अपने स्टैंड पे तो रहो। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। 22 का इलेक्शन आ रहा है। अब आप गौर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जातिवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, संप्रदायवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे आपके पास जैसे लगा कि अबे कयामत आ गई भैया कयामत आ गई, सारे ब्राह्मण खतरे में भैया, सारे दलित भैया खतरे में हैं, सारे मुसलमान। अब आपको ये फील होगा धीरे धीरे, और ये डोज आपको अगले 1 साल तक दिया जाएगा, धीरे 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 धीरे। और फिर आप सब भूल जाएंगे कि कोरोना में किसी दलित ने आपको प्लाज्मा दिया था, कि कोरोना में किसी मुसलमान आपको अपने वैन में बिठा के हॉस्पिटल ले गया था,
कि कोरोना में कोई हिंदू आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया था, आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल डोजेस धीरे धीरे दिए जाते हैं ना, धीरे धीरे। तो कोई डोज अगर लगातार दी जाएगी तो जो अच्छी डोज है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही कोरोना का संकट खत्म हो रहा है वैसे वैसे ये डोज अब मिलनी शुरू हो गई डेली। सबने अपने अपना ग्रुप बना और सब नीचे लिखते हैं, अगर सच्चे ब्राह्मण हो तो इसको शेयर करो, अगर सच्चे दलित हो तो इसको शेयर करो, दलितों को बचाओ। अच्छा, पहले कोरोना से तो बचा लो। हम पहली बार अमेरिका का वीजा मांगे, दिए ही नहीं, सब देते ही नहीं किसी को, अमेरिकन वीजा ही नहीं देते। और हमसे वैसे भी पाकिस्तान की मोहर लगी पासपोर्ट में। Why you went to पाकिस्तान? मैंने कहा जी जमीन खरीदने गए थे। जमीन? वहां क्यों जमीन खरीदोगे? मैंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। They will not allow you. They will allow. Why they will allow? It's my country. It will be integrated. It's my land. India's land. How foolishly you are talking. Foolish? How can you say this? हमारी जमीन है। Oh, you are talking rubbish. और तुम क्या चाहते हो? तुम जो आंसर सुनना चाहते हो वो बताएं। हमारी जमीन है भैया, लाहौर। हमारा एक्टर जाके वहां नल उखाड़ आया था। पुलिस वालों को बुलाए, टेक हिम आउट, अननेसेसरी टॉकिंग। मैंने कहा अजीब आदमी यार, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं, अब मेरा जवाब सुनो। पुलिस वालों ने कहा क्या बात है भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा बदतमीजी, मैंने इसे कहा पाकिस्तान हमारा है, मना कर रहा है। पुलिस वालों ने कहा एक दो गाली और दे दो। मैंने कहा, फिर मैंने उनको अमेरिकन हिस्ट्री पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 1787 से 1945 तक, डायग्राम वाइग्राम बना के दिया। ओ बोले वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएबल, यू कम टू अमेरिका। अरे मैंने कहा जी बाबूजी, तुरंत वीजा दिया। वहां जातिवाद नहीं पूछते। कोलंबिया ही तो पहुंचे डॉक्टर अंबेडकर, वहां किसी ने उनके साथ मना नहीं किया कि तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। ये पागल हिंदुस्तानी, तभी तो भिखमंगे हैं। अभी इस वीडियो को मेरी निकालेंगे, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, ये देखो एंटी इंडिया, एंटी इंडिया है। जाके अमेरिका में भीख मांगते रहते हो दिन भर बैठ के। देखो कितनी इज्जत दिया उन्होंने टैलेंट को। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो आदमी पढ़ा, पीएचडी किया, तो उन्होंने डीएससी भी करवाई, डॉक्टर ऑफ साइंस। बोले और पढ़ो, और तुम बहुत पढ़ने में तेज हो यार, और पढ़ो। यहां बेचारों को पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में संस्कृत पढ़ने ही नहीं दिया, कहा अनटचेबल। तो पर्शियन पढ़ा वो आदमी, उसमें सबसे ज्यादा नंबर। ये सब तुमको पता ही नहीं क्या? ये तो तुमको भी अंबेडकर से प्यार हो जाए, तुम किसी भी कास्ट के हो, टैलेंट से ही तो प्यार होता है। नहीं, किसी से नफरत मत करो, पढ़ो क्या कह रहा है वो आदमी। नफरत करना विकल्प नहीं होता है। हम अगर अंबेडकर से नफरत करते ना, यहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। मैं यहां खड़ा हूं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। उस आदमी से मैंने सीखा कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर। कुछ भी हो जाए पढ़ना है, चाहे बोरे पे बैठना पड़े, पढ़ना है। क्योंकि वो आदमी तो बोरे पे बैठ के पढ़ा लपोली के स्कूल में। वहां से मुझे वो जज्बा मिला पढ़ने का कि पढ़ना है बॉस, मुझे भी किंग जॉर्ज के सामने खड़ा होना है। योर हाइनेस, हम राज्यसभा जाएंगे।
50,000 किताब पढ़ गया वो आदमी। उस आदमी की लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स। एक दिन 5 किताब पढ़ोगे तो महीने में कितना हुआ? 150। तो 10 महीने में कितना हुआ? 1500। तो एक साल में कितना हुआ? 1800। तो 10 साल में कितनी किताबें हुई? 18,000। 20 साल में कितनी किताबें हुई? 36,000। 50,000 किताबें उस आदमी की लाइब्रेरी में थी। तुम एनसीईआरटी पढ़ने आते हो कोचिंग। ये एनसीईआरटी मैंने ही शुरू किया था इंडिया में कोरोना के टाइम पे। फिर सबने मुझसे सीखा, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे। हमने कहा पढ़ाओ। यहाँ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आता है। भैया हमको एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। और वो आदमी 50,000, वो भी तब जब 50,000 किताब डूब गई थी समंदर में, 1916, जब वहां से किताबें आ रही थी लंदन से। तुम ही लोग थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पूरा भारत आजकल पढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। 10th के बाद तुमने छोड़ दिया। टीचरों ने कहा हिस्ट्री पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिलती। ये बात उस टीचरों ने बहुत सही कही, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते। फिजिक्स तुम्हें बेईमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। कैसे? बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव को दिखाएगी तुमको कि ये क्लाइव शिराज के सारे आदमियों को अपनी तरफ मिला लेता है, 2 लोग बचते हैं, उनको मार डालता है, जीत जाता है बैटल। मीर जाफर को बोला था कि इधर आ। जी भैया। बोले ये शिराज को बाहर निकालो बैटलफील्ड से। बोले अभी निकालते हैं भैया। मीर जाफर जाके शिराज से कहता है तेरी जिंदगी खतरे में है। बोले अच्छा। बोले तू निकल जा। कहता मेरा बेटा तुझे सेफ जगह पे ले जाएगा, मिरान। शिराज मिरान के साथ जाता है, मिरान पीछे से तलवार मार देता है, शिराज खत्म। ऐसे लड़ाइयाँ जीती जाती है। ये बात न्यूटन के पहला लॉ थोड़ी बताएगा। और न यह बात तुम आइसोमेरिज्म में पढ़ सकते हो, न ये बात तुमको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगी। ये बात तो प्लासी पढ़ के ही समझ में आएगी ना, कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है, जनता से कहना पड़ेगा कि चुनाव जीत गए तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे बाबूजी, फ्री बिजली ले लो, फ्री खाना ले लो, फ्री दारू। अरे मैं झूठ कह रहा हूं भैया। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई ये चीज तुमने देखी नहीं अपने सामने। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो तुम उधर केमिस्ट्री फिजिक्स में बिजी थे, इधर हिस्ट्री पढ़े वाले सब पार्लियामेंट में पहुंच गए। जिनको नहीं पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली कि यार ये तो सही कह रहा है, यार बेईमानी करनी पड़ेगी। वहां अमेरिका गए हम भी, वहां कोई किसी से बात ही ना करे। अब हमको और परेशान, कोई बात ही नहीं कर रहा किसी से। तब हमने एक नई ट्रिक निकाली, बैग लटकाया, डायरी ली, फिर अमेरिकन से इंटरव्यू लेना शुरू किया। मैंने कहा मैं इंडियन स्कॉलर रिसर्चिंग योर कंट्री। ओह वेरी गुड, यस आस्क। मैंने पूछा योर डिसेंट कहाँ से आए थे? आवर एंसेस्टर्स स्पेन। Spain, South America. Oh, what are you talking? See, European country. अच्छा, European. You're too weak. मैं बोला you're weak. मैंने कहा too. हाँ, yes, too weak. फिर मैंने कहा यार इनकी लड़कियों औरतों से भी बात करना है। मैंने कहा the highest wisdom in the world is of American women. Oh yeah? फिर उनसे भी बात की। फिर जब वापस आ रहे थे तो डायरी का क्या करते तो एयरपोर्ट के ऑफिसर को ले रख ले। व्हाट इज दिस? वेरी गुड, योर कंट्री गुड। ओह यस यस।
किसी से सीखना ही तो है। इजराइल को तो यहूदियों ने बनाया ही, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। यह बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे, और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है, लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मान लो तुमने ही बनाया, तुम्हारे पास नेचुरल गैस का भंडार था, ईरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था, एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी, तुम क्यों भिखमंगे रह गए? लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी इस मुद्दे पर विचार करें कि हमारे लड़ने से फायदा किसका और नुकसान किसका। मेरी तो तमन्ना है कि मैं एक दिन लाहौर और कराची जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहां के प्रतिस्पर्धियों को पढ़ाऊं, भारत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अकेला नहीं, हालांकि उनके सिविल सर्विस में उनका अपना कोई इतिहास है नहीं, भारत का वो डाल नहीं सकते, तो यूरोप का इतिहास है। आशा करता हूं कि वो मुझे कभी बुलाएंगे जरूर। बड़ी इच्छा है मेरी कराची और लाहौर जाकर वहां की सिविल सेवा के लिए उनको पढ़ाना और उनसे कहना कि कब तक तुम F-18 खरीदोगे और भीख मांगोगे, और कब तक हम राफेल खरीदेंगे और भीख मांगेंगे? कब तक? हालांकि मैं बड़ा विरोध करता हूं पाकिस्तान का बहुत सारे मंचों पर, उसके पीछे मेरे कारण होते हैं। कुछ लोगों को मुझे जब टीस पहुंचानी होती है तो मैं कुछ चीजें जानबूझकर बोलता हूं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही भूमि के हिस्से हैं, और कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा, शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संघ बनेगा। क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। वॉर, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, वॉर इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं, सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई हैं। कब तक तुम F-18 पर बैठ के ईद का चांद देखोगे, और कब तक हम राफेल पे खड़े होके ड्रिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में? अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। और IP, इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इनविंसिबल पावर। कहते हैं कि रहमत अली ने कभी सपना देखा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान बना। मैंने भी सपना देखा है IP का, इंडिया पाकिस्तान इनविंसिबल पावर। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझने की जरूरत है। 100 साल तक यूरोप आपस में लड़ता रहा, 100 ईयर्स वॉर, और आज यूरोपियन यूनियन, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग रहे। आज जर्मनी एक महाशक्ति है, सब मिलकर चल रहे हैं।